साल था 1955। एक आदमी अपनी पहली फिल्म कंप्लीट करने के लिए अपनी वाइफ के गहने बेच रहा था। उसके पास कोई बड़ा स्टूडियो नहीं था, कोई स्टार नहीं था, कई बार तो शूटिंग के लिए पैसे भी नहीं होते थे। फिर भी उसने फिल्म कंप्लीट की, पाथेर पांचाली। उस आदमी का नाम था सत्यजीत रे। आज मोर देन 70 ईयर्स के बाद मार्टिन स्कॉर्सेज़, क्रिस्टोफर नोलन और वेस एंडरसन जैसे फिल्म मेकर्स रे के सिनेमा को अपनी फिल्म मेकिंग पर असर डालने वाले कामों में से गिनते हैं। लेकिन सोचो, एक छोटे से बंगाली गांव में रहने वाले एक फैमिली की स्टोरी इतने साल बाद भी दुनिया के बड़े फिल्म मेकर्स को क्यों इन्फ्लुएंस करती है? क्योंकि रे ने सिर्फ अच्छी फिल्म नहीं बनाई थी, उन्होंने सिनेमा को एक पॉसिबिलिटी दिखाई थी कि एक छोटी पर्सनल और बेहद लोकल स्टोरी भी दुनिया के लिए यूनिवर्सल हो सकती है। और शायद यहीं से ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर बनने की पूरी बात बदल जाती है। क्योंकि अगर ग्रेटनेस का मतलब सिर्फ सबसे अच्छी फिल्म बनाना होता तो हम बस एक रैंकिंग बना चुके होते अब तक। लेकिन सिनेमा में कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जिनके बाद दूसरे फिल्म मेकर्स पहले जैसा सिनेमा नहीं बना पाते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एग्जिस्टिंग रूल्स को बेहतर तरीके से फॉलो नहीं किया, उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखने के बाद बाकी लोगों की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी बड़ी हो गई। तो सवाल ये नहीं कि मैं ग्रेट फिल्म कैसे बनाऊँ, सवाल है मैं सिनेमा में ऐसा क्या ऐड कर सकता हूँ जो मेरे बिना शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिनेमा के हिस्ट्री में बहुत सारी अच्छी फिल्म्स हैं, कुछ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हैं, कुछ टेक्निकली ब्रिलियंट हैं तो कुछ अवार्ड्स जीतती हैं। लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद सिर्फ ऑडियंस नहीं बदलती, फिल्म मेकर्स बदलते हैं। स्कॉर्सेज़ को देखो, उनका कैमरा सिर्फ सीन रिकॉर्ड नहीं करता, वो कैरेक्टर्स के साथ मूव करता है, उनकी एनर्जी और साइकोलॉजी का हिस्सा बन जाता है। अब टैरेंटिनो को देखें तो वो डायलॉग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं देते, कन्वर्सेशन खुद कैरेक्टर और एक्सपीरियंस के साथ चलती है। नोलन को देखो तो उन्होंने बड़े स्केल और स्पेक्टिकल को सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं रहने दिया, उसमें आइडियाज़, टाइम, मेमोरी और ह्यूमन ऑब्सेशन को जगह दी। और रे को देखो तो उन्होंने ऑर्डिनरी लाइफ को इतनी ऑनेस्टी से देखा कि दुनिया ने उसमें भी एक्स्ट्रॉर्डनरी सिनेमा देख लिया। इन चारों की ही फिल्म मेकिंग कहीं से भी एक दूसरे से मैच नहीं करती। कोई एक जॉनरा नहीं है, कोई एक विजुअल स्टाइल नहीं है, कोई एक फार्मूला नहीं है। फिर भी इन चारों में एक कॉमन चीज़ है, इनकी फिल्म्स में किसी और की नज़र से दुनिया दिखाई नहीं देती, बल्कि वो उनकी अपनी खुद की नज़र होती है। और शायद ग्रेटेस्ट फिल्म मेकिंग की शुरुआत यहीं से होती है। जब कोई फिल्म मेकिंग शुरू करता है तो उसका ध्यान अक्सर इस बात पर होता है कि फिल्म कैसी दिखेगी, कैमरा कौन सा है मेरे पास, लेंस कौन सा है, लाइटिंग कैसे अरेंज करूँगा, प्रोडक्शन डिज़ाइन, कलर ग्रेडिंग। लेकिन फिल्म मेकिंग की शुरुआत कैमरे से नहीं होती, फिल्म मेकिंग की शुरुआत होती है देखने से। क्योंकि कैमरा सिर्फ वही देख सकता है जो फिल्म मेकर पहले देख चुका है। पाथेर पांचाली को देखो तो उसमें कोई ऐसा स्पेक्टिकल नहीं है जिसे देखकर ऑडियंस कहे कि इतना बड़ा प्रोडक्शन। वहाँ एक बच्चा है, उसकी बहन है, एक बूढ़ी औरत है, एक घर है, बारिश है और दूर जाती हुई एक ट्रेन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कोई दूसरा फिल्म मेकर शायद बैकग्राउंड समझकर आगे बढ़ जाता। रे उन्हें देखते हैं, लेकिन सिर्फ देखते नहीं, वो समझते हैं कि इन छोटी चीज़ों में ज़िंदगी छुपी हुई है। यही एक फिल्म मेकर की पहली बड़ी स्किल है। लोग क्या कहते हैं ये देखना ईजी है, लेकिन वो क्या नहीं कहते उसे देखना मुश्किल है। किसी कैरेक्टर को गुस्सा करते देखना ईजी है, लेकिन गुस्सा आने से पहले उसका चुप हो जाना, वो देखना फिल्म मेकिंग है। किसी सिटी की बड़ी बिल्डिंग दिखाना बहुत आसान है, लेकिन उसी बिल्डिंग के नीचे रात में अकेला खड़ा कोई इंसान, वो देखना फिल्म मेकर की नज़र है। अगर तुम दुनिया को उसी तरह देख रहे हो जिस तरह हर कोई देख रहा है, तो तुम्हारी फिल्म चाहे कितनी भी अच्छी बनी हो, उसमें तुम्हारी अपनी नज़र कहाँ है? इसलिए सबसे पहले ये मत पूछो कि मैं कौन सी फिल्म बनाऊँ, पूछो कि मैं दुनिया में ऐसा क्या देखता हूँ जिसे बाकी लोग अक्सर नहीं देखते, क्योंकि शायद वहीं से तुम्हारी फिल्म मेकिंग शुरू होती है। लेकिन यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि देखना और दिखा पाना ये दो अलग स्किल्स हैं। तुम किसी सीन को अपने दिमाग में परफेक्टली इमेजिन कर सकते हो, लेकिन कैमरा के सामने आते ही वो सीन खत्म सा हो सकता है। एक एक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन गलत फ्रेमिंग उसका पूरा परफॉर्मेंस वीक कर सकती है। एक शानदार डायलॉग हो सकता है, लेकिन अगर उससे पहले का साइलेंस गलत है तो डायलॉग भी अपना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा। और यहाँ एंट्री होती है क्राफ्ट की। और क्राफ्ट का मतलब सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इसका मतलब है समझना कि किस मोमेंट पर कौन सा टूल यूज़ करना है और किस मोमेंट पर कुछ भी नहीं करना है। मार्टिन स्कॉर्सेज़ की फिल्म मेकिंग इसी वजह से इतनी इंटरेस्टिंग है। उनकी फिल्म्स में एडिटिंग, कैमरा मूवमेंट, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस, ये सारी अलग अलग चीज़ें नहीं लगती, वो एक ही इमोशनल थॉट की तरह काम करती हैं। और थेल्मा स्कूनमेकर के साथ उनकी डेकेड्स लॉन्ग कोलैबोरेशन इसी का बड़ा एग्जाम्पल है। एडिटिंग सिर्फ शॉर्ट्स को जोड़ना नहीं है, वो डिसाइड करती है कि ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, किस रिएक्शन को कितनी देर देखना है, किस मोमेंट को कट कर देना है और किस मोमेंट को अनकंफर्टेबल होने तक रहने देना है। एक कट अगर आधा सेकंड आगे या फिर पीछे हो जाए तो वो एक सीन की पूरी फीलिंग बदल सकता है। और यही क्राफ्ट है। तुम्हारे पास ग्रेट आइडिया हो सकता है,
लेकिन ऑडियंस तुम्हारे दिमाग में मौजूद फिल्म नहीं देखती, वो सिर्फ वही देखती है जो तुमने बनाया है। इसलिए ग्रेट फिल्म मेकर बनने के लिए सिर्फ आइडियाज़ के बारे में पैशनेट होना काफ़ी नहीं, तुम्हें क्राफ्ट के बारे में इतना सीरियस होना पड़ेगा कि तुम्हारी इमेजिनेशन बार बार तुम्हारी लिमिटेशन से हार ना जाए। तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्रेम क्यों है, कट क्यों है, साइलेंस क्यों है, और मेनली ये पता होना कि ये सब कब नहीं करना है। लेकिन अकेली क्राफ्ट ही काफ़ी नहीं है। बहुत सी टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म्स होती हैं जिन्हें देखने के 5 मिनट बाद तुम भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि टेक्निकली इम्प्रेसिव होना और पर्सनली मीनिंगफुल होना एक चीज़ नहीं होती। एक फिल्म मेकर कैमरा को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन क्या वो जानता है कि उसे कैमरा चलाना क्यों है? यहीं से स्टाइल और वॉइस अलग होती है। टैरेंटिनो की फिल्म्स को देखो, अगर तुम उनकी फिल्म मेकिंग को सिर्फ टेक्निक्स में तोड़ोगे तो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग कन्वर्सेशंस होते हैं, वायलेंस होता है, पॉप कल्चर रेफरेंसेस होते हैं। तो तुम उनकी कॉपी तो बना सकते हो, लेकिन तुम टैरेंटिनो नहीं बन सकते, क्योंकि वो चीज़ें उनकी पहचान है, उनकी सरफेस है। उनकी असली फिल्म मेकिंग उनकी टेस्ट और उनके वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में है। वो किन चीज़ों को इंटरेस्टिंग मानते हैं, कैरेक्टर्स के बीच किस तरह की बातचीत उन्हें पसंद है, जॉनरा को लेकर उनका एटीट्यूड क्या है, वायलेंस को वो किस तरह देखते हैं। यानी स्टाइल के नीचे एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और यही क्वालिटी हर एक फिल्म मेकर में मिलती है। क्यूब्रिक की फिल्म सिर्फ सिमेट्रिकल फ्रेम्स की वजह से क्यूब्रिक नहीं है, स्कॉर्सीज सिर्फ ट्रैकिंग शॉट्स की वजह से स्कॉर्सीज नहीं है, नोलन सिर्फ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की वजह से नोलन नहीं है, और रे सिर्फ रियलिज्म की वजह से रे नहीं है। टेक्निक्स उनकी थिंकिंग से निकलती है। इसलिए तुम अगर अपनी फिल्म मेकिंग की पहचान ढूंढ रहे हो तो कोई नया विजुअल स्टाइल कॉपी करने से शुरुआत मत करो। अपने आप को ऑब्जर्व करो, तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स बार बार इंटरेस्टिंग लगते हैं, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, किस तरह के लोग, कौन सी चीज़ें तुम्हें परेशान करती हैं, किस चीज़ पर तुम्हें हंसी आती है, किस चीज़ से तुम्हें डर लगता है। क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारी टेस्ट तुम्हारी लैंग्वेज बन जाती है, और जब कोई एक दिन तुम्हारी फिल्म देखकर कहता है कि ये किसकी फिल्म है, और नाम बताए बिना उसे पता चल जाता है, वहीं से तुम्हारी फिल्म मेकिंग की शुरुआत होती है। अब मान लो तुम्हारे पास एक विज़न है, तुम क्राफ्ट को भी समझ गए हो और तुम्हारी अपनी खुद की वॉइस भी डेवलप हो रही है। फिर भी ग्रेट फिल्म मेकिंग की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा तुम अपनी फिल्म्स के लिए क्या बचाने को तैयार हो। हर प्रोडक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, बजट, स्केड्यूल, स्टूडियो, ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस, टेक्नोलॉजी। लेकिन हर कॉम्प्रोमाइज़ बराबर नहीं होता। कुछ चीज़ें जो है वो बदली जा सकती हैं, लेकिन कुछ को बदलते ही फिल्म वो रहती ही नहीं जो तुम बनाना चाहते थे। क्रिस्टोफर नोलन का प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग की तरफ झुकाव इसी बात को समझने का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इंटरस्टेलर में मिनिएचर्स और फिजिकल सेट्स का इस्तेमाल हुआ। ओपेनहाइमर में ट्रिनिटी सीक्वेंस को सिर्फ कन्वेंशनल सीजीआई स्पेक्टिकल में बदलने की बजाय प्रैक्टिकल फोटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया। लेकिन लेसन ये नहीं कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स सीजीआई से बेटर है। असल लेसन ये है कि नोलन टेक्निक को सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ नहीं करते, वो पूछते हैं कि मेरी फिल्म को इस मोमेंट के लिए क्या चाहिए। अगर उसका आंसर ज़्यादा मुश्किल रास्ता है तो वो उस डिफ़िकल्टी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। यही कन्विक्शन है। ग्रेट फिल्म मेकर हर डिसीजन पर लड़ने वाला इंसान नहीं है, वो ये जानता है कि किस डिसीजन पर लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इमेजिनेशन में सब कुछ पॉसिबल है लेकिन प्रोडक्शन में नहीं। अब तक हम फिल्म मेकर की तरफ से बात कर रहे थे, तुम क्या देखते हो, तुम क्या सीखते हो, तुम क्या बनाते हो, तुम किन डिसीजंस के लिए लड़ते हो। लेकिन ग्रेटनेस के डेफिनेशन यहाँ बदल जाती है, क्योंकि किसी पॉइंट पर सवाल ये नहीं रहता कि तुम कितनी अच्छी फिल्म बना सकते हो। सवाल बन जाता है कि तुम्हारी फिल्म देखने के बाद कोई दूसरा फिल्म मेकर क्या कर सकता है जो उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। यहीं से इन्फ्लुएंस की शुरुआत होती है। सत्यजीत रे ने पाथेर पांचाली बनाते वक्त ये प्लान नहीं किया था कि डेकेड्स बाद स्कॉर्सीज उसे देखेंगे या नोलन उससे इन्फ्लुएंस होंगे। रे ने बस वो फिल्म बनाई जिसे वो बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उस फिल्म ने दूसरे फिल्म मेकर्स की इमेजिनेशन में जगह बना ली। और यही चीज़ किसी फिल्म को सिर्फ सक्सेसफुल फिल्म से अलग करती है। सक्सेसफुल फिल्म सिर्फ ऑडियंस को पसंद आ सकती है, लेकिन ग्रेट फिल्म फिल्म मेकर्स को चेंज कर सकती है। और कभी कभी एक ग्रेट फिल्म सिर्फ एक जनरेशन को नहीं बदलती, वो अगली जनरेशन को भी बताती है कि सिनेमा में क्या पॉसिबल है। शायद इसी वजह से ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर की डेफिनेशन सिर्फ अवार्ड्स या बॉक्स ऑफिस से नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता तो हर जनरेशन में एक नया ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर होता। लेकिन सिनेमा में कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जिनका काम उनकी अपनी पहचान या उनके अपने करियर से बड़ा हो जाता है। उनकी टेक्निक्स आगे जाती हैं, उनके आइडियाज़ आगे जाते हैं, उनका तरीका जो है वो आगे जाता है। और इम्पॉर्टेंट कि उनकी वजह से दूसरे फिल्म मेकर्स अपनी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाते हैं। हो सकता है तुमने रे की तरह फिल्म कभी ना बनाई हो, फिर भी रे ने तुम्हें सिनेमा देखने का एक नया तरीका दिया हो। हो सकता है तुम टैरेंटिनो जैसी फिल्म कभी ना बनाओ, लेकिन उन्होंने तुम्हें डायलॉग और नैरेटिव के साथ अलग अलग तरीके से खेलने की परमिशन दी हो सकता है तुम नोलन जैसी जायंट प्रोडक्शन कभी ना बना पाओ, लेकिन उनकी फिल्म मेकिंग देखकर शायद तुम्हें ये समझ आया हो कि स्पेक्टिकल और आइडिया एक साथ भी चल सकते हैं। और यही इन्फ्लुएंस है, और शायद यही ग्रेटनेस का सबसे करीबी मतलब है। एक ग्रेट फिल्म मेकर सिर्फ अपनी फिल्म नहीं छोड़ता, वो दूसरे फिल्म मेकर्स के लिए एक नया रास्ता छोड़ता है।
तो अब अपने सवाल पर आएँ तो हाउ डू वी बिकम द ग्रेटेस्ट फ़िल्म मेकर द वर्ल्ड हैज़ एवर एक्सपीरियंस्ड? शायद सबसे पहले तुम्हें ग्रेटेस्ट बनने की कोशिश करनी बंद करनी होगी। क्योंकि अगर तुम ग्रेटनेस को टारगेट करोगे, तो बहुत जल्दी तुम्हारा ध्यान सिनेमा से हटकर परसेप्शन पर चला जाएगा कि मैं कैसे दिखूँ, लोग मुझे कैसे देखें, मेरी फ़िल्म कितनी इम्प्रेसिव लगे, कौन-सा कैमरा यूज़ करूँ, कौन-सा शॉट जो है वो वायरल होगा, कौन-सा एक्टर मुझे बड़ा फ़िल्म मेकर दिखाएगा। और यहीं फ़िल्म मेकिंग धीरे-धीरे सिनेमा से अलग होने लगती है। इसके बजाय देखो, फिर सीखो कि जो तुमने देखा है उसे कैसे एक्सप्रेस करना है। फिर अपनी टेस्ट और एक्सपीरियंस को इतना सीरियसली लो कि तुम्हारी फिल्म मेकिंग धीरे धीरे किसी और से अलग होने लगे। फिर अपनी क्राफ्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि तुम्हारी टेक्निकल लिमिटेशन तुम्हारी इमेजिनेशन को बार बार रोक ना सके। और जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी फिल्म किस बारे में है, तो उसके लिए सही डिसीजंस लेने से भागो मत। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कि हर फिल्म के साथ खुद को थोड़ा थोड़ा बदलने की स्पेस रखो। क्योंकि अगर तुम अपनी पहली फिल्म के बाद बिल्कुल वही के वही फिल्म मेकर रहते हो, तो शायद तुम सिर्फ एक फिल्म बना रहे हो। लेकिन अगर तुम हर फिल्म में थोड़ा बेटर ऑब्जर्वर, थोड़ा बेटर स्टोरी टेलर और थोड़ा बेटर फिल्म मेकर बनते हो, तो तुम सही डायरेक्शन में हो। शायद दुनिया का ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर वो नहीं होगा जिसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते या सबसे बड़ी फिल्म बनाई। शायद वो फिल्म मेकर होगा जिसने सिनेमा में ऐसी चीज़ दिखाई जिसे देखने के बाद बाकी फिल्म मेकर्स पहले जैसा सिनेमा बना ही नहीं पाए। जिसने अपनी नज़र को इतना क्लियर किया कि उसकी फिल्म में उसे दुनिया पहचानने लगी। जिसने क्राफ्ट को इतना सीखा कि उसकी इमेजिनेशन स्क्रीन पर लिमिटेड नहीं हुई। जिसने अपनी वॉइस इतनी ऑनेस्टली डेवलप की कि उसे किसी और की स्टाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जिसने अपने काम को इतना सीरियसली लिया कि उसके बाद आने वाले फिल्म मेकर्स के लिए सिनेमा की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी और बड़ी हो गई। इसलिए अगर तुम फिल्म मेकिंग से शुरुआत कर रहे हो, तो अपना पहला सवाल ये मत रखो कि मैं अगला नोलन कैसे बनूं या मैं अगला टेरेंटिनो कैसे बनूं। पूछो कि मेरी एब्सेंस में दुनिया सिनेमा में क्या मिस कर देगी, और फिर पूरी ज़िंदगी उस सवाल का जवाब ढूंढते रहो। हो सकता है तुम्हें कभी वो जवाब पूरी तरह ना मिले, शायद मिलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम्हें लगे कि तुमने उसे पूरी तरह ढूंढ लिया, शायद उसी दिन तुम्हारी फिल्म मेकिंग रुक जाएगी। लेकिन अगर तुम कंटिन्यूअसली देखते रहे, सीखते रहे, बनाते रहे, गलतियाँ करते रहे और धीरे धीरे ऐसी फिल्म्स बनाते रहे जिनमें तुम्हारी अपनी नज़र दिखाई देती है, तो शायद एक दिन तुम्हारी फिल्म सिर्फ लोगों को एंटरटेन नहीं करेगी, वो किसी दूसरे फिल्म मेकर को कैमरा उठाने पर मजबूर करेगी। और अगर तुम्हारा सिनेमा किसी और के सिनेमा की शुरुआत बन गया, शायद वही सबसे करीब की चीज़ है जिसे हम ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर कह सकते हैं। क्योंकि एक अच्छा फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, वहीं एक ग्रेट फिल्म मेकर अपने बाद भी फिल्म मेकिंग जारी रखता है दूसरे लोगों के थ्रू। अगर तुम फिल्म मेकर हो या फिल्म मेकिंग सीख रहे हो, तो कमेंट में बताओ कि सिनेमा में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तुम बाकी लोगों से अलग देखना चाहते हो। क्योंकि शायद वहीं से तुम्हारी अपनी फिल्म मेकिंग की शुरुआत होती है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी फिल्म मेकिंग।